आवाज आ रही है क्या? मैं आपको चोलकाल पढ़ाना था। सबसे पहले तो नमस्कार। और आज सुबह सुबह मिल रहे हैं तो आप लोग सुबह इतने एनर्जेटिक रहते हो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं अक्सर 10-11 बजे आता हूँ आपके पास, तो तब तक तो आप ढेर हो चुके होते हो। तो अब कल से शायद मेरी क्लास 8 बजे से लगेगी, 8 से 10, क्योंकि कोई और बैच है आरएस का, तो उसमें 2 घंटे, 10 से 12 वहां, 8 से 10 यहाँ, ऐसा कुछ। तो हाँ जी, हाँ नए बैच में। अब ये मुझे जानकारी उन्होंने आज सूचना दी थी कि आपको मेंस में या पता नहीं आरएस में दूसरे बैच में लगाना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो शायद या तो, और या फिर कल से नहीं तो फिर अगले सोमवार से, जो भी है। अपन तब तक जो है अपना जो सिलेबस काफी कुछ प्राचीन में तो हो ही गया है, मॉडर्न को अपन देख लेंगे। मॉडर्न में आपकी कुछ क्लासें हुई हुई बता रहे हैं। 10% थानेदारी में आपको हिस्ट्री से 10% मिलेंगे, जिसमें विश्व नहीं है, प्री की बात कर रहा हूं। अर्थात 10 क्वेश्चन जो है आपको प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक से मिलेंगे। मध्यकाल में आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मुगल काल और भक्ति सूफी से मिलते हैं, ठीक है। अब चूंकि आपके कई बैच यहां पर, शायद 2-3 बैच मिक्स हैं, 3 है ना, तो उसमें मॉडर्न इंडिया कितनी बैचों की हो चुकी है? कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में कंप्लीट हो गई थी? कंप्लीट है ना मॉडर्न इंडिया? ओके। तो उस बैच की तो छुट्टी कर देंगे, बाकी के जो 2 बैच हैं, जो भी है मुझे नहीं पता। आप ये भाई, कोई वापस पढ़ना चाहता है या नहीं, या फिर क्या मौका मिलेगा क्या नहीं, ये बात जो है ये मैनेजमेंट के लिए शायद मुकेश जी या धर्म सर जो भी आएंगे उनको आप बता देना। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि प्राचीन भारत के बाद मध्यकाल के स्थान पर मॉडर्न पढ़ लें अपन, या फिर मध्यकाल। अच्छा 1 मिनट रुको। लोकतंत्र है भारत में, मध्यकाल के लिए कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? हाथ मध्यकाल के लिए, कि मैं मध्यकाल पढ़ाऊं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, रुको तो सही, अभी रुको। अब मॉडर्न इंडिया पढ़ाना है, हाथ खड़े कर दो। ओके। तो बात यह है कि मुझे तो जैसे आप लोग चाहोगे वैसे पढ़ा दूंगा, लेकिन सीक्वेंस में वैसे भी अपने प्राचीन के बाद में सीक्वेंस खत्म है, ये सच है। क्योंकि बीच में राजपूत काल है, और राजपूत काल आपके सिलेबस में ना तो प्री में है ना मेंस में। अपन फालतू तो पढ़ेंगे नहीं। 2 घंटे राजस्थान ज्योग्राफी चलेगी, अच्छी बात है। अजी मैं समझ रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। मेरा मॉडर्न इंडिया पढ़ाना है, मुझे मध्यकाल भी पढ़ाना है सिलेबस के अनुसार। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कह रहे थे सर मॉडर्न इंडिया, क्योंकि थानेदारों के ज्यादातर क्वेश्चन मध्यकाल में से नहीं, थानेदारों के मॉडर्न में आ रहे हैं। तो वक्त के रहते मेरी बात समझने का प्रयास करो। अभी हम जिस फ्लो में पढ़ रहे हैं,
वो फ्लो में मॉडर्न इंडिया कर लो एक बार। प्राचीन वो मध्यकाल जो है उसको हम स्पीड फ्लो में पढ़ लेंगे, समझ रहे हो? या कारण क्या है कि थानेदारों के तो है मध्यकाल में आ नहीं रहे क्वेश्चन। और जो एसडीएम साहब बैठे हैं, जितनी भी मैम और सर, जितने भी एसडीएम बैठे हैं, उनको भी मैं बता दूं कि उनको मध्यकाल में संक्षेप में आ सकते हैं आप वो चाहें तो, क्योंकि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और मुगल काल, मुझे आज तक याद नहीं आ रहा कि कोई सल्तनत काल में कोई क्वेश्चन आया है, आया ही नहीं। तो क्यों पढ़े? पढ़ाने को मैं तो पढ़ा रहा हूं। मैंने सल्तनत काल यहां पता करना आप अपने यहाँ पे कलाम कोचिंग में सल्तनत काल 2 महीने तक पढ़ाया, तब जाकर के पूरा हुआ। हिस्ट्री ऑप्शनल फर्स्ट ग्रेड 2 महीने भी क्या, 2.5 महीने लग गए, 3-3 घंटे क्लास। तो मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा, आनंददायी तरीके से पढ़ा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। तो आप, लेकिन फायदा नहीं है आपको पढ़ने से। आप सिलेबस को पढ़ो और गहराई से पढ़ो, आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ो। तो जब सिलेबस में नहीं है तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे सल्तनत काल को। फिर भी आप कहोगे कि नहीं गुरुजी माने तो पढ़ना ही है, तो मैं तो पढ़ा दूंगा, समझ रहे हो? और शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता की समस्या यह है कि वो एक बैच की हो चुकी, तो वो मैं करवा दूंगा। दूसरे उस बैच की छुट्टी करके दूसरे बैच को बुला करके 2 दिन 3 दिन में मैं वो करवा दूंगा, उसकी समस्या नहीं। अब आप चलो वो आगे की आगे देखेंगे, जैसे मैनेजमेंट कहेगा और आप लोग तय करोगे वो देखेंगे। आज अपनी चिंता वो नहीं होनी चाहिए, आज चिंता चोल काल की है। ये चोल याद है क्या? याद है? बताओ तो चोल काल का प्रथम संस्थापक कौन था? करिकाल। प्रथम संस्थापक करिकाल था, लेकिन दूसरे चरण में कौन था? विजयलय था। ओके, विजयलय के बाद शासक कौन बना था? प्रांतक। प्रथम कब बना था? 907 से। ओके, ये प्रांतक पराजित हो गया, किससे हुआ? प्रांतक पराजित किससे हुआ? कृष्ण तृतीय कौन था? राष्ट्रकूट राजा था। और ये राष्ट्रकूट बड़े पावरफुल थे। इन राष्ट्रकूटों ने राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों को भी कूटा था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार, 6 टाइम्स, 6 बार राजस्थान के राजपूताना में घुसकर उन्हें पराजित किया और इनको रेगिस्तान में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया था। तो राजपूतों को पराजित करने वाले ये राष्ट्रकूट थे। 1 बार नहीं, 6 बार पराजित किया था कनौज के लिए। ये अलग बात है कि जैसे राष्ट्रकूट कमजोर पड़े, गुर्जर प्रतिहार जीत गए और उन्होंने कनौज पर अपना नियंत्रण कर लिया। लेकिन धीरे धीरे कनौज पर कमजोर भी पड़ गए, और जब ये कनौज पे कमजोर पड़े थे तभी तो मोहम्मद गजनवी ने भारत को जीत लिया था। तो ये प्रांतक जो था, इसके बाद कौन सा शासक बना? प्रांतक सेकंड। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह कि स्थानीय स्वशासन को इसने जन्म दिया। इसके बाद मैंने आपको शासक बताया था कौन सा? राजराज। राजराज जिसका समय 985 से लेकर के 1015 तक। ये पहला पावरफुल शासक है, पहला शक्तिशाली शासक है जो न सिर्फ दक्षिण भारत को जीतता है बल्कि आगे बढ़कर के श्रीलंका। ये चोल इसलिए पूछे जाते हैं आपको परीक्षा में, जो क्वेश्चन आता है इन चोलों पर, कि दुनिया के सभी देशों ने लगभग भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। इंग्लैंड ने जीता, भारत को राज किया नहीं जीता। मुगलों ने जीता, तुर्कों ने जीता, अरबों ने जीता, सबने जीता भारत को। लेकिन कभी भारत के राजाओं ने क्यों नहीं दूसरे देशों को जीता? ये कई बार ये बात पूछी जाती है कि दुनिया भर के लोगों ने भारत पर तो आक्रमण किया, लेकिन भारत के राजाओं ने दुनिया पर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो कोई तो कारण रहा होगा, बताओ मैडम।
कारण ये है कि भारत जैसी उपजाऊ भूमि कहीं है ही नहीं। दूसरी बात, भारत इतना व्यापक बड़ा क्षेत्र था कि भारतीय राजाओं से कभी भारत ही नहीं जीता गया ढंग से। पूरा भारत नियंत्रण में नहीं आया इनके। लेकिन इस मामले में चोल अपवाद है, और चोलों में भी ये राजराज और राजेंद्र अपवाद है। ये राजराज पहला शासक है जिसने भारत के बाहर के क्षेत्रों को जीता है, पहला शासक। तो चोल अपवाद माने गए भारतीय राजाओं की नीतियों के। इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र को पराजित किया था और उत्तरी श्रीलंका को जीत भी लिया था। उत्तरी श्रीलंका को जीत करके चोल साम्राज्य मिला भी लिया था, और इसका क्या नाम रखा? याद रखें, चोलों के राज्य को मंडलम कहते थे। चोल की जो भाषा थी संस्कृत, उसमें राज्य को मंडलम कहते थे। 1000 ईस्वी में, यह भी कितना बढ़िया समीकरण है कि आपको याद करने। 1000 ईस्वी में, सिर्फ 1000 ईस्वी में भूमि का सर्वेक्षण इसने करवाया, नपवाया, और फिर लगान का निर्धारण किया। और लगान वसूली के लिए जो ग्राम पंचायत होती थी उनको इसने उत्तरदायी बनाया। उसने कहा कि गांव के लोगों पर केंद्र का कोई अधिकारी लगा देंगे तो वो शोषण करेगा, केंद्रीय अधिकारी शोषण करेगा। इसलिए इसने गांव की पंचायतों को कहा कि तुम ही वसूल कर लो। चोलों की स्थायी नौसेना का विकास इसी ने किया, वही नौसेना। क्यों? क्योंकि इसको नौसेना के दम पर ही कहा जाना था श्रीलंका। तो इसको इससे जोड़ करके देखो, पहली बार चोलों में स्थायी नौसेना का विकास इसने किया, श्रीलंका जीता। चूंकि श्रीलंका जीता तो वहां से सोना चांदी लेकर के आया। आपको याद भी है कि लंका में सोना खूब निकलता है। रावण की लंका भी सोने की लंका बताई जाती है। रावण की लंका सुना है नाम कभी? तो रावण की लंका भी सोने की लंका, और वहां सोना चांदी था, लेकर के आया भी था। और फिर इसने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा? ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी इसको। ओके, फिर इसके बाद मैंने राजेंद्र बताया था आपको शासक। तो राजेंद्र का टाइमिंग क्या है? अब बोर्ड पर थोड़ी देख देख के बोलोगे। 1015 से 1044 तक। वेरी गुड। अब इस राजेंद्र ने जो जीत हासिल की, इसकी जो उपलब्धियां थी वो क्या थी बताओ? अब इसमें कुछ दिखेगा नहीं, और अब आप कुछ बोलोगे नहीं। इसने किस किस को जीता था? श्रीलंका को आधा जीत लिया था या पूरा? पूरा जीता था। उत्तरी भाग को जीतने वाला कौन था? राजराज। और संपूर्ण श्रीलंका जीतने वाला कौन था? राजेंद्र। इसका मतलब राजेंद्र सबसे बड़ा अपवाद है भारतीय राजाओं की नीतियों में। क्या इसने श्रीलंका ही जीता? इसके बाद जावा, सुमात्रा, जानते हो? नहीं जानते? अरे बावड़ो, तुम्हारा क्या होगा? तो आप लोग समझ ही रहे हैं? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, तो अब समझ लो ये कि खास बात ये यहां से चोल प्रदेश, इसने यहां से चोलों को जीता जीता, मैंने बताया था कि बंगाल तक जीत हासिल की। तो जीत हासिल की थी राजेंद्र ने, और
यहां पर एक तालाब भी बनवाया था, उस तालाब में गंगा का पानी भी रखवाया था। उपाधि ली थी गंग कोंड। कोंड का मतलब विजेता, गंगा जीतने वाला, गंगा का विजेता। और फिर इसने ये श्रीलंका भी जीता, और इसके बाद इसने जहाजों को कहा बोले चलो रे। और ये सुमात्रा, ये कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। ये जो द्वीप है ये है जावा, ये बोर्नियो, बोर्नियो, तो ये माली, ये द्वीप समूह है। और सुमात्रा, जावा, माली और ये जो द्वीप है इनसे मिलकर के बनता क्या है? इंडोनेशिया में छोटे बड़े 400 द्वीप है, और उन 400 द्वीप से मिलकर के इंडोनेशिया राष्ट्र बनता है। जबकि ऊपर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये मलेशिया का भाग है, ये वाला हिस्सा ये भी मलेशिया का भाग है, और ये वाला हिस्सा जो है यहां पर, ये वाला, इसमें दिखा नहीं रखा, हाँ ये रहा, थोड़ा सा ही है, ये यहां से लेकर यहां तक का ये भाग भी किस में आता है? मलेशिया में आता है। तो मलेशिया भी जीता, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली तक, यहां तक इसने जो एक कंबोडिया है इसके राजा के साथ भी संधि की है। तो यहां के राजा की विजय यहां तक है, ये एकमात्र अपवाद है भारत में, एकमात्र अपवाद। हालांकि ऐसा प्रयास करने वाला पल्लव राजा नरसिंह वर्मन भी था, बट उसने प्रयास ही किए, इसने तो जीत हासिल की। ठीक है, इस प्रकार से तो इसने एक राजा जो था उत्तरी भारत पर आक्रमण करके उसको भी तो पराजित किया था, महिपाल को। बंगाल का राजा कौन? और महिपाल को पराजित करने के बाद इसने गंगा से, मैंने बताया था, पानी के मटके में गंगा का पानी लेकर के एक तालाब बनवाया था और एक नगर बसाया था। कौन सा? गंगकोंड चोलपुरम नगर बसाया था, तालाब बनवाया, गंगा का पानी भरवा दिया। ये आपने बता दिया। कंबोडिया यानी कि कंबोज राजा के साथ में संधि की। शक्तिशाली नौसेना तो बनाएगा, वरना जीतेगा कैसे? और ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, इसमें रोजाना ही जब भी जी में बोले चलो रे, राज्य है ना इसका, तो एक तरह ऐसा लगता था जैसे चोलों की झील बन गई थी ये खाड़ी। तो इसलिए खुद वो कहा करते थे कि बंगाल की खाड़ी नहीं है, चोल झील है इसका नाम। जैसे झील को पार करते थे वैसे ही इसके खुद के प्रशासक लगा दिए थे इसने सुमात्रा में। यहां टैक्स कलेक्शन होता था, राज करता था, कानून बनाता था। तो यहां से यहां दिल्ली का आना जाना, मतलब कि चोल झील बना दिया था इसने। तो आप लोग समझ सकते हैं। चालुक्यों को परास्त करके रायचूर दोआब पर नियंत्रण कर लिया। रायचूर दोआब जो है वो याद रखें कृष्णा और उसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है भारत की? नहीं पढ़ी, जब भी आपको पता नहीं है। तो ज्योग्राफी कब पढ़ोगे बताओ? अच्छा, कभी भी लगवा दी जाए क्लास, वेरी गुड। एक तो आप लोग मैप वगैरह घर पे भी रखो, एक एटलस लेके आ जाओ, तो है तो उसमें देखा करो, कोशिश किया करो कि हम चीजों को, क्षेत्रों को समझें। ये वाला जो दोआब है, ये कृष्णा नदी है दोस्तों, और इस कृष्णा नदी और ये इसकी एक सहायक तुंगभद्रा नदी। तो इन नदियों के बीच का ये जो क्षेत्र है कावेरी के ऊपर, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये जो क्षेत्र है इसे रायचूर दोआब कहते हैं। इसमें
दे नहीं रखा ज्यादा, मुझे लगता है शायद इसमें मिलेगा, रायचूर दोआब, ये दे रखी है। ये कृष्णा नदी दिख रही है क्या थोड़ी बहुत? ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, इनके बीच में रायचूर दोआब है। तो यहां तक कि उसने नियंत्रण कर लिया था। जैसे उत्तरी भारत में जो भी आक्रमणकारी आता था वो गंगा यमुना के दोआब पर नियंत्रण करता था। क्यों? क्योंकि बहुत ही उपजाऊ है, गंगा यमुना के बीच सबसे घनी आबादी है, गंगा यमुना के बीच सबसे ज्यादा अनाज होता है, गंगा यमुना के बीच सबसे ज्यादा रिसोर्सेज। जैसे उत्तर भारत में गंगा यमुना का दोआब प्रसिद्ध है, वैसे दक्षिण भारत में रायचूर दोआब प्रसिद्ध है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का। हालांकि तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन इनके बीच का जो दोआब है वो सबसे प्रसिद्ध है, और ये लगभग उतना ही बड़ा है जितना कि गंगा यमुना का दोआब है, और उससे ज्यादा उपजाऊ है। बाकी तो पठारी भूभाग है दक्षिण भारत में, लेकिन ये उपजाऊ भूमि है। तो इसको लेकर के हमेशा झगड़ा हुआ है। जैसे हम मध्यकाल पढ़ेंगे तो वहां पर भी बात करेंगे कि ऊपर बहमनी राज्य, नीचे विजयनगर साम्राज्य, इनके बीच भी इसी को लेकर झगड़ा हुआ। मुगलों की बात करेंगे तो औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर या अकबर, कोई भी, उसने इस पर नियंत्रण करने के लिए बहुत युद्ध लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए, कभी भी जीत नहीं पाए, क्योंकि यहाँ के दक्षिण के राजा इसको जीतना चाहते हैं, वो भी पावर में रहे, तो ये बड़ा फर्क था। ठीक है, तो इसने चालुक्यों को परास्त कर दिया और रायचूर दोआब पर नियंत्रण कर लिया। राजेंद्र ने एक कॉलेज खुलवाया था दोस्तों, वैदिक कॉलेज, ये भी एक बार पूछा गया था। फिर इसके बाद मैंने बताया, इसके बाद शासक कौन बना? राजाधिराज 1044 से 1052 तक ये रहा। इसके समय की प्रमुख घटना यह कि कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को इसने हरा दिया, और कल्याणी को क्या कर दिया? अब ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। देखो जी, पल्लवों में भी अपन ने पढ़ा था, महेंद्र वर्मन शासक था पल्लवों में, मैंने बताया था आपको। उसके ऊपर आक्रमण किया था किसने? किसने किया था? पुलकेशिन को, कौन सा राजा था? चालुक्य थे, लेकिन वो वातापी के चालुक्य थे। अब उसने युद्ध में हराया महेंद्र वर्मन को और कांचीपुरम को तहस नहस कर दिया, तो उसका बेटा बदला नहीं लेगा क्या? नाम क्या था बेटे का? महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन, जिसने नरसिंह वर्मन के पिता को हराया था और कांचीपुरम को तहस नहस किया था, उसने कितनी बार हराया पुलकेशिन? और तीसरी बार तो उसकी पीठ पर पराजित करने के बाद विजय स्तंभ। आप सोचिए कि एक राजा जिसने अपने पिता को हराया, जिसने कांचीपुरम को तहस नहस किया, उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार पराजित करके, तीसरी बार उसे पराजित करके उसकी पीठ पर उसके कपड़े निकाल करके युद्ध भूमि में, और गरम गरम तपता हुआ लोहे का जो है आग की तरह सुलगता हुआ, वो उसकी पीठ पर चिपका दे, तो उसकी मौत तो होगी होगी, लेकिन एक संदेश कि अब मेरा बदला पूरा हुआ है। मेरे पिता को जिसने सताया था, मेरे पिता को जिसने घायल किया था, आज वो घायल अवस्था में पड़ा है और अपने आखिरी दिन गिन रहा है, तो वही बदला यहां भी लेगा। कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वर को इसने हराया, चोलों ने, क्योंकि चोल बड़े खतरनाक बन चुके थे अब तक, और हरा दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये कदम गलत है। कल्याणी को तहस नहस कर दिया। अब इसने तो अश्वमेघ यज्ञ कर लिया कि मैं विजेता हूं। 1052 में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने युद्ध में ही हाथी पर बैठे राजाधिराज की हत्या कर दी। अब ये बदला लेगा सोमेश्वर प्रथम। तो सोमेश्वर प्रथम ने बदला लिया, इससे ताकत जुटाई और इस शासक राजाधिराज की हत्या कर दी। अब किसकी हत्या हो गई? तो इसका बेटा बदला नहीं लेगा क्या? लेगा। युद्ध भूमि में इसका बेटा नहीं, सॉरी, इसके बेटा नहीं था, इसका भाई था छोटा। तो युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है, राजाधिराज मारा गया। तो युद्ध चलते चलते इसके भाई ने कहा भाई राज्याभिषेक कर दो रे,
और वहीं राज्याभिषेक युद्ध चल रहा है और फिर उसने करवा लिया और शासक बना और इसको पराजित किया सोमेश्वर को। तो दक्षिण भारत के जो युद्ध है वो उत्तरी भारत से भी ज्यादा खतरनाक होते थे। आज भी आप लोग देखते हैं तो साउथ की जो मूवी है, साउथ की जो मूवीज हैं उनमें मार धाड़ कुछ ज्यादा रहती है, देखते हो ना। तो दक्षिण भारत में जो युद्ध है ये वास्तव में बहुत खतरनाक होते थे। आप सोचिए कि राजधानियों को तहस नहस कर दिया जाता था, राजाओं को युद्ध भूमि में मार दिया जाता, उनके ऊपर गरम गरम लोहे से पीठ पर उन पर जिस तरह से चिपकाया जाता, तो वो मतलब एक्शन ज्यादा ही था साउथ में। आज भी है प्रभाव है, तो लड़ने का भाव साउथ में ज्यादा है, ठीक है। अब इसका भाई था राजेंद्र सेकंड। अगली मैंने कहां तक पढ़ाया था आपको? यहीं तक, ओके। अब अगली हेडिंग डाल दें, राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र सेकंड शासक कब बनेगा? 52 में बनेगा, बड़ा भाई मारा गया, ठीक है ना। तो 1052 से लेकर के 1064 तक। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, या मैं लिखूं कि युद्ध भूमि में? मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में राजेंद्र सेकंड ने अपना राज्याभिषेक करवाया कोल्हापुर तक, कोल्हापुर तक, कोल्हापुर तक विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। यह राज अधिराज, यह राज अधिराज का भाई था, यह राज अधिराज का भाई था। 1062 में, 1062 में राजेंद्र सेकंड ने, राजेंद्र सेकंड ने कुंडल संगम युद्ध में, कुंडल संगम के युद्ध में कुंडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर को पराजित कर सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर कल्याणी को लूटा। कल्याणी को लूटा। ओके, तो सोमेश्वर भी टिका हुआ है। सोमेश्वर को एक बात का पता है कि मैंने राज अधिराज को मारा है, बदला तो ये लेंगे। इसलिए जैसे ही युद्ध हारने की नौबत आती
सोमेश्वर प्रथम भाग लेता कि ये मेरे शरीर पर हरा करके गर्म लोहे की सलाखें नहीं दागे, इसलिए पीठ दिखाने में फायदा है। तो सोमेश्वर प्रथम भाग जाता, फिर से शक्ति जुटाता, फिर से लड़ बैठता। तो एक तो सोमेश्वर ने दोस्तों इसके साथ युद्ध किया, एक सोमेश्वर ने इसके साथ युद्ध किया। अब राजेंद्र सेकंड की मृत्यु के बाद अगला शासक बना वीर राजेंद्र। कौन बना? वीर राजेंद्र। तो अगली हेडिंग डाल दो, वीर राजेंद्र। राजेंद्र भी है और वीर भी है। जी, इसका कार्यकाल 70, समझ गए? कहां से? 64 से लेकर 1070 तक। अब लड़ाई तो है तगड़ी। सोमेश्वर सोचता है कि ये सोमेश्वर कहां का है? कल्याणी का। तो मैं पूरा लिखूंगा, एक बार तो लिख देते हैं। कल्याणी के चालुक्य शासक कौन है? आपको कछु याद हो तो ये नाम बार बार ये क्यों रख रहे हैं? जैसे राजेंद्र सेकंड, वीर राजेंद्र, अधीर राजेंद्र, ऐसे नाम क्यों रख रहे हैं? वो राजेंद्र था ना, वो पहला, वो बहुत पावरफुल था। वो कौन सा? जिसने गंगकोंड की उपाधि ली थी, जिसने बंगाल को जीता था, जिसने जावा सुमात्रा को जीता था। बहुत पावरफुल था और इतना नाम था उसका, लोग भयभीत थे, लोग डरते थे उससे। इसलिए उस राजेंद्र की तरह दिखाने के लिए इन्होंने अपने नाम के साथ राजेंद्र का इस्तेमाल किया। जैसे राजेंद्र सेकंड, वीर राजेंद्र, मतलब राजेंद्र भी और साथ में, अरे अरे भाई, राजेंद्र जो है वो तो वैसे ही वीर है, लेकिन इसने तो उससे भी आगे बढ़कर की उपाधि लगा दी। ये कौन सा वाला राजेंद्र? तो कछु ना कछु तो करेगा फिर, वरना वीर कैसे होगा? वीर होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए इसने कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर के साथ युद्ध किया, को हराया, और उसको हरा करके कौन सा दोआब जीतेगा बताओ? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच कौन सा दोआब? यस, रायचूर दोआब जीता। तो एक लाइन ये लिखेंगे आप फटाफट, बिंदु नंबर 1। अच्छा, यहां फिर मैं दूसरी भी बता देता हूं, रुको, कि इसने दोबारा से, वीर राजेंद्र ने सेना ली, दोबारा से ली। पहली बार तो रायचूर जीत लिया, लेकिन सोमेश्वर को नहीं मार पाया। बदला तो लेना ना सोमेश्वर से, बहुत दिन हो गए तकलीफ देते हुए। अतः 1066 में इसने दूसरा अटैक, पहला 64 में, दूसरा 66 में। 1066 में अब की बार सारी सेना लेके बोले चलो रे, अब की बार सोमेश्वर ने सल्टाऊंगा। और सोमेश्वर के साथ में युद्ध भी हुआ। सोमेश्वर इतना घेर लिया गया कि उसके सामने विकल्प नहीं रहा। बीच में नदी, इधर इसकी सेना ने घेर लिया, और इधर जो था वो ये वीर राजेंद्र था। तो इस प्रकार से घेराबंदी हुई कि पीछे से सेना, लगातार वीर राजेंद्र की सेना आ रही है, और सोमेश्वर जो है वो बचने के लिए नदी की तरफ जा रहा है। इधर सामने राजेंद्र, वीर राजेंद्र ने घेर लिया कि तू आ, मैं देखता हूं। अंत में सोमेश्वर ने इस नदी, कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी में छलांग मार दी, डूब करके उसकी मृत्यु हुई। तो किस शासक ने आत्महत्या की नदी में डूबकर? सोमेश्वर ने, या सोमेश्वर प्रथम ने नदी में डूबकर आत्महत्या की। कब की थी? 1066 में। ठीक है, तो ये मैं दोनों लाइन लिखा रहा हूं। कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को हराया। कल्याणी के
चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को हराया और रायचूर दोआ पर नियंत्रण किया। ओके, आगे लिखेंगे 1066 में दूसरे अभियान में 1066 में दूसरे अभियान में सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया। सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या की। ओके, तो एक लाइन में ये भी समझ लो कि राजेंद्र है तो, और राजेंद्र भी नहीं अकेला, वीर भी है, तो कछु ना कछु तो करेगा। क्या करेगा? ये श्रीलंका भी जीतेगा जो राजेंद्र ने जीता है, और साथ में सुमात्रा भी जीतेगा। तो ये एक लाइन में लिख दो, वीर राजेंद्र ने श्रीलंका और श्रीलंका और सुमात्रा जीता। श्रीलंका और सुमात्रा जीता। वो ची ची की आवाज बंद हो गई क्या? ओके, बस खत्म। इसके बाद एक शासक और है, उसकी सिर्फ नाम लिख दो कि वो आया भी था क्या। अधिराजेंद्र। मतलब आप राजेंद्र नाम का रुतबा देखिए कि उसका नाम ही नहीं छोड़ रहे हैं, अधिराजेंद्र। लेकिन दोस्तों ये राजेंद्र से तुलना करने लायक था नहीं। क्यों? क्योंकि ये पीता था, समझ रहे हो, भोग विलासी था। एक दिन भीड़ को जब पता लगा कि दिन में भी पिया पड़ा है, तो जो तंजौर की भीड़ थी इसकी राजधानी की, टूट पड़ी और इसकी हत्या कर दी। तो इसकी खास बात क्या है? कुछ भी नहीं है। भीड़ ने मारा। तो फिर अपन सेकंड लास्ट शासक की बात कर रहे हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप तो जब कोई सीक्वेंस में चीज आ जाए ना, तो आपको ध्यान होना चाहिए। कुलोतुंग प्रथम, अगला शासक कौन बना? कुलोतुंग। तो अब अगली हेडिंग डाल दो, कुलोतुंग प्रथम। इसका समय बहुत ज्यादा है, और ये सेकंड लास्ट में एक नाम और लिखूंगा बाद में। 1070 से लेकर 1120, कितनी वर्ष? 50 साल तक।
सब वक्त वक्त की बात है रे दोस्तों। कभी चोलू में इतनी पावर, प्रतिष्ठा और शक्ति थी, इतना पावर था, इतनी शक्ति थी, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी इज्जत कि भारत के तो लोग कांपते कांपते थे। भारत के राजा श्रीलंका के, सुमात्रा के, जावा के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, वो राजा भी कांपा करते थे। और आज वक्त ये आ गया था कि आदि राजेंद्र को शासक बनते ही भीड़ ने पीट पीट के मार डाला। इसके साथ इसके कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए जो मूल चोल वंश था वो समाप्त हो गया। चोल वंश समाप्त हो गया इसी के साथ। तो फिर आप कहोगे तो गुरुजी आपने ये कुलोत्तुंग क्यों लटकाया जब चोल खत्म ही हो गए? जब तो बाद में तंजौर की जनता ने ढूंढा कि यार कोई तो हो, चोलों का वंश कहीं तो ढूंढे। तो फिर पता लगा कि दूर वो जो राजेंद्र था ना, कौन सा राजेंद्र? प्रथम, जिसका टाइमिंग कितना था? 1015 से 1044 तक। उसकी बेटी का बेटा वो ढूंढा। और वो कौन था? अब समझ गए? लेकिन इसकी बेटी के बेटा तब होगा ना जब इसका ब्याह होगा। इसका ब्याह वेंगी के चालुक्य वंश में हुआ था। वेंगी के चालुक्य शासक के साथ हुआ था, तो वो उसका बेटा था। इसलिए चूंकि बेटे के नाम पर तो वंश चलना नहीं है, वंश किसके नाम पर चलेगा? पिता के नाम पे। इसलिए ये कुलोत्तुंग प्रथम ये चालुक्य वंश का था, या चोल चालुक्य वंश का मान लो, तो क्या दिक्कत आ रही है? या अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम की पुत्री का पुत्र था, एवं वेंगी के चालुक्य वंश का था। अब तो बात क्लियर है ना? बस यही बात पूछी जाती है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? अधिराजेंद्र। इसके साथ ही चोल वंश तो मूलतः तो समाप्त हो गया, लेकिन कुलोत्तुंग कौन सा है? समझ रहे हो ना? कुलोत्तुंग कौन सा है? वेंगी के चालुक्य वंश का है। वैसे राजेंद्र प्रथम की पुत्री का पुत्र है। ठीक है, तो एक लाइन तो यही लिखनी है इसमें खास, मतलब अब खात्मे की ओर है, ये समाप्ति की ओर है। तो अधिराजेंद्र के बाद कुलोत्तुंग प्रथम, टाइमिंग डाल दो 1070 से 1120, और उसमें ये लिख दो चोल चालुक्य वंश का शासक था। चोल चालुक्य वंश का शासक था, राजेंद्र प्रथम की पुत्री का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम की पुत्री का पुत्र था। पुत्री का पुत्र था, एवं वेंगी के चालुक्य वंश का था। अब इसकी खास बात यह है कि एक ही बात कि इसने कलिंग को 2 बार जीता। कलिंग का मतलब उड़ीसा, मैं कोष्टक में लिखूं क्या? उड़ीसा को 2 बार जीता। इस जीत पर
तो ये लिख देंगे कलिंग को 2 बार जीता, कलिंग को 2 बार जीता। दो बार जीता। अब इस बात पर एक लेखक ने रचना लिखी है। लेखक का नाम है जेंगोदार जी। लेखक का नाम है जेंगोदार। मतलब अपने उत्तरी भारत में जैसे कोई नाम जय है तो उसमें अंगोदार और लगाना है, जेंगोदार। ये लेखक आपके पूछा जा सकता है इसकी रचना का नाम क्या है। रचना भी साउथ जैसी होगी, कलिंग तूपर्णी। तो रचना का नाम क्या है? कलिंग तूपर्णी। तूपर्णी का अर्थ होता है दक्षिण में विजय। जैसे कौंड का मतलब विजेता और तूपर्णी का अर्थ है विजय, तो कलिंग विजय। पर इसकी किताब है जेंगोदार की, कौन सी? कलिंग तूपर्णी। तो लिख दें इसके दरबारी, इसके दरबारी जेंगोदार ने, जेंगोदार ने कलिंग तूपर्णी की रचना की। की रचना की। नीचे नोट डाल दें अंतिम शासक कुलोतुंग सेकंड, एक नोट डाल दें अंतिम शासक कुलोतुंग सेकंड। कुलोतुंग सेकंड, सेकंड ने विद्वान, विद्वान सेविकलार, विद्वान का नाम है सेविकलार, एवं कवि कंबन को संरक्षण दिया। कवि कंबन को संरक्षण दिया। सेविकलार एवं कवि कंबन को संरक्षण दिया। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपको आरएस प्री में कोई पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य के एक कवि के बारे में, एक क्वेश्चन आया था। तो ये याद रखें सेविकलार, कवि कंबन और इससे पहले जेंगोदार मैंने बताया था। लेखकों के ऊपर कल्चर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो और सिविल सेवा में अर्थात आपके एसआई में और आरएस में लोकप्रिय चीजें हैं कल्चर, इंडियन कल्चर। तो ये चोल वंश अपन समाप्त कर चुके हैं। अब चोलों में 2 बात और बच गई। एक है मंदिर, इनके मंदिर बड़े फेमस हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं और यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। दूसरी बात है इनका स्थानीय प्रशासन। तो ये दोनों ही बातें अपने को पढ़नी है। अब आप बता दो मुझे पहले क्या पढ़ोगे? स्थानीय स्वशासनीय मंदिर, तो डाल दो हेडिंग। मंदिर की मत डालना, चोल कालीन संस्कृति ऐसे। चोल कालीन संस्कृति, तो इसमें मंदिर भी आ जाएंगे, मस्जिद भी आ जाएंगे। मस्जिद भी बनवाई थी क्या? नहीं।
ये शुद्ध रूप में शिव धर्म को मानते थे। कुछ बातें आप लोग समझने की कोशिश करना कि दक्षिण भारत में नटराज की मूर्तियां बड़ी फेमस हैं। नटराज की मूर्ति जानते हो? जानते हो? नहीं जानते तो देखिए, इनके समय शिवजी या शिव को इतना माना गया कि कुलोतुंग सेकंड ने तो विष्णु की मूर्ति मंदिर से हटवाकर समुद्र में फेंकवा दी। समुद्र में फेंकवा दी, यानी कि इतने शिव को मानते थे कि विष्णु को, जैसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा था, वैसा शिव शैव धर्म वालों में और वैष्णव धर्म वालों में झगड़ा था। आप इस बात को समझे तो चोलकालीन, ऐसे लिख रहे थे, चोलकालीन नटराज मूर्तियां, तो अब आप इनको कैसे भी देख सकते हो, ये मूर्तियां उस समय बनी थी, शिव की मूर्तियां। शिव का कौन सा रूप है दोस्तों? ये इस प्रकार की मूर्तियां जो, याद रखें, ताम्र या कांसे से, ये ज्यादातर मूर्तियां कांसे से बनी थी। तो जो ताम्र धातु से मिक्स बनाते हैं, मिश्री धातु, कांसा, जानते हैं ना कांसा, तो कांसे निर्मित मूर्तियां हैं ये। और इसमें शिव का वो विकराल रूप जो है ना वो दिखाया गया। मतलब कि शिव को जब बहुत भयंकर गुस्सा आता है ना, गुस्सा, तो वो तांडव नृत्य करते हैं। और जब तांडव करते हैं ना तो लोगों के जीवन का ठिकाना नहीं होता। इनके तांडव नृत्य में पैर के नीचे भी कोई ना कोई राक्षस है। दिख रहा है क्या? दुश्मनों को छोड़ते नहीं शिव, तो सेम चोल भी शिव के तांडव रूप को मानते थे कि हम चोल, हम शिव का तांडव रूप है, जो भी सामने आएगा तांडव करेंगे, शरीर पर नाचेंगे। इस तरह से, मतलब कि आप इनका भगवान भी है ना साउथ में, तो वो भी एक्शन मोड में है। शिव की एक्शन मोड की वो पूजा किया करते थे। तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में कांसे की नटराज की मूर्तियां बनाई गई, बड़ी संख्या में। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि नटराज की कांस्य मूर्तियां किस किस समय बनाई गई, तो चोलों के समय, एक बात। दूसरा, चोलों ने शैव धर्म को इतना संरक्षण दिया। पल्लवों में चोलों में फर्क यही है, पल्लव जो है, पल्लव वो विष्णु धर्म को मानते थे। पांडवों के मंदिर उन्होंने बनवाए, श्री कृष्ण के पूजा उन्होंने की, राम की उन्होंने पूजा की, लेकिन ये नहीं। ये श्री कृष्ण से, राम से, विष्णु से इतना चिढ़ते थे कि मंदिरों से उनकी मूर्तियां उठवा उठवा के समुद्र में फेंकवा देते थे। यहां तक कि चोलों के समय, कुलोतुंग सेकंड के समय, एक भक्ति संत था जिसका नाम था रामानुज। रामानुज उस जमाने में श्रीरंगम में रहा करते थे। रामानुज जो निर्गुण भक्ति मार्ग को मानते थे, लेकिन कुलोतुंग को इतना गुस्सा आया कि उसने विष्णु की जिस मंदिर में वो पूजा करते थे, उस विष्णु की मूर्ति को उठवा के समुद्र में फेंकवा दिया। रामानुज को कहा कि तू भी श्रीरंगम छोड़ दे या तो मेरे साम्राज्य से निकल जा, वरना तुझे भी मैं समुद्र में फेंकवा दूंगा। तो रामानुज बापड़े बोले चलो रे, और वहां से तिरुपति आ गए, और तिरुपति बालाजी के मंदिर में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। तो इतनी नफरत थी, मतलब कि आप समझ सकते हैं। आज हिंदू मुसलमान में इतना झगड़ा नहीं जितना शिव और विष्णु के बीच में उस समय झगड़ा रहा करता था। ठीक है,
अगली बात, इनका जो राज्य था उस राज्य में अपनी जो इनकी सैनिक होते थे या फिर इनके अधिकारी होते थे, इन्हें ये नगद वेतन नहीं देते थे, वेतन नहीं दिया जाता था, सैलरी नॉट अलाउड, सैलरी नहीं मिलती थी, तो जमीन देते थे। नौकरी करेगा तो जमीन ले लो, जैसे नौकरी छुटी जमीन छुटी, समझ गए? जमीन का मतलब खेती करना नहीं है, टैक्स कलेक्शन कर लो वहां से। जैसे मान लो आप थानेदार बन गए, थानेदार बनते ही आपको 4 गांवों की जमीन आपके नाम कर दी कि भाई इन 4 गांवों से जितना भी टैक्स आएगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप रिटायर हो गए, 4 गांव जो है नए थानेदार किसी और को आवंटन हो गए, तो वहां से जो टैक्स कलेक्शन होगा उस पर आपका अधिकार होगा, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एक बातें आपको लिखाने जा रहा हूं, आप लोग संस्कृति में लिख दें। नंबर 1, चोलों में अब चोलों में लिख करके मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख दूं या फिर मैं वैसे बनाऊं, बताओ? राज्य किसको कहते थे, तहसील को क्या कहते थे, जिले को क्या कहते थे? तो सबसे ऊपर क्या होगा, राष्ट्र होगा ना, देश। जैसे चोल देश, राज्य थोड़ी कहेंगे। तो राष्ट्र को तो वो कहते थे राज्यम, ठीक है। और जो राष्ट्र के नीचे क्या होगा, स्टेट, या फिर अपन क्या कहेंगे, प्रांत। प्रांत लिख दूं, प्रांत को वो कहते थे मंडलम। मैंने बताया तो था आपको, जैसे श्रीलंका में कौन सा मंडलम था, बता? चोल मंडलम था, ठीक है। अब प्रांत के नीचे क्या होगा, जिला। जिले को कहेंगे नाडु, नाडु। तमिलनाडु, नाडु, आज भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये जिले को नाडु नहीं है, सॉरी तहसील को नाडु है। रुको रुको, इसको तो कुटम कहते हैं, कुटम। जिले को क्या कहेंगे, कोटम। और फिर तहसील, उसे कहेंगे नाडु, नाडु। और जिले को कई बार वलनाडु कह देते थे, नाडु और वलनाडु। ये नाडु नहीं है, नाडु है, तमिलनाडु, नाडु। तो जहां तमिल रहते थे उसको तमिलनाडु, और नीचे होते थे ग्रामम। ये ढांचा था इनका, तो इसको यूं ही बना दो आप, सेम टू सेम। जब 100 गांव राजस्व की इकाई बना दिए जाते थे, 100 ग्राम का एक समूह बना दिया जाता था, और जिसे कुर्रम कहते थे। 100 गांवों के समूह को क्या कहेंगे, कुर्रम। बस ये इनका ढांचा पूरा हो गया।
यहां काफी समस्याएं राज्य की आती हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, चोल देश को क्या कहा जाता था? राज्य। लिख दिया क्या? लिख दिया क्या? तो एक बात ये भी साथ साथ लिख दूं कि चोल साम्राज्य में अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता था। चोल साम्राज्य में अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन नहीं दिया जाता था। भूमि दी जाती थी। भूमि दी जाती थी। ओके, लिख दिया। मैंने बता दिया था पहले। एक बात आप लोगों को पता है, मैंने बता दी थी कि यहां टैक्स कलेक्शन भी अधिकारी नहीं करते थे। कौन करती थी? ग्राम सभा, या नगर है तो नगर सभा, नगर है तो नगर सभा, ग्राम है तो ग्राम सभा। तो एक बात ये भी लिखेंगे नीचे, चोल साम्राज्य में ग्राम सभाएं या नगर सभाएं, चोल साम्राज्य में ग्राम सभाएं या नगर सभाएं कर संग्रह करती थी। ओके, अब यदि समाज की बात करोगी तो कितनी जातियां थी? दो ही वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे? एक तो ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। इसलिए दक्षिण भारत में आप लोग देखते हैं तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आरक्षण दिया गया था। शायद आज भी 89% आरक्षण है वहां पे। 89%, मतलब सीटें निकलती है ना, उसमें 11% ही ओपन होता है, बाकी आरक्षण ही आरक्षण है। 89%, क्योंकि वहां आरक्षण का मतलब सारे लोग हैं, और आरक्षण नहीं मतलब 11% इनका है। वो इनका भी है और इनका भी है, लेकिन 89% इन्हीं का, वो इनका नहीं। क्योंकि दक्षिण भारत में ब्राह्मण बहुत ही प्रभावशाली थे। चोलों के समय एक शर्त होती थी कि वेद पढ़ना आना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होगा वही सरकारी नौकरी लगेगा। इसलिए वेद पढ़ने का मतलब ब्राह्मण, इसलिए वहां सरकारी नौकरी लगने के लिए शर्त थी कि ब्राह्मण होना जरूरी है। तो ब्राह्मण बहुत हावी थे। इसलिए वहां आजादी के बाद वहां के तमिलों ने क्रांति कर दी। अब चूंकि वोट ज्यादा किसके पास? गैर ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मणों की आबादी तो 5% है, 95% कौन है? और लोकतंत्र वास्तव में भीड़ तंत्र है।
ज्यादा वोट जिसके पास है सरकार उसी की बनती है। तो सरकार किसकी बनेगी? गैर ब्राह्मणों की। अब गैर ब्राह्मणों की सरकार है, इसलिए वो आरक्षण उठा करके 89% कर दिया। मतलब अब वो बदला ले रहे हैं कि अब सब, पहले ब्राह्मण ही सरकारी नौकरी लगते थे और अब गैर ब्राह्मण ही सरकारी नौकरी लगते। तो ये वक्त की बात है। तो एक बात ये भी लिख देंगे, चोल काल में समाज के दो वर्ग थे। चोल काल में समाज में दो वर्ग थे। चोल काल में समाज में दो वर्ग थे। ब्राह्मण वर्ग और गैर ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग और गैर ब्राह्मण वर्ग। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग वो अस्पृश्यता को मानता था, यानी ये दो तीन प्रथाएं थी, अस्पृश्यता और साथ में दास प्रथा, और एक प्रथा और भी थी, देव दासी प्रथा। तो तीन प्रथाएं थी। तो लिख देंगे समाज में अस्पृश्यता, समाज में अस्पृश्यता, समाज में अस्पृश्यता, दास प्रथा, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा का प्रचलन था। ओके, अब हेडिंग डाल दो मंदिर। कल्चर में, संस्कृति में हम मंदिर पढ़ेंगे। मंदिर क्या हुआ? तो नींद आ रही है तो सो जा बेटा, सो जा। चोल यूं ही थोड़ी बस में आएंगे, मैंने तो बहुत सीधे तरीके से बार बार बोल बोल करके इनको बताया। अब मंदिरों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से सुन लें, दक्षिण भारत के मंदिर उत्तर भारत की तरह नहीं है। नहीं है मंदिर वैसे जैसे तुम समझते हो। तुम्हें मंदिरों को समझना होगा, तुम्हें मंदिरों में ढोक लगानी पड़ेगी, वरना तो मैं तुम्हें बृहदेश्वर मंदिर दिखा दूंगा। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो टेम्पल है बृहदेश्वर मंदिर, आजकल राज राजेश्वर डाल देता हूं, ये लो राज राजेश्वर, ये लो, ये आ गया। तो चलो, जब आ गया तो आप लोग देख लें। मतलब कहने का मतलब, मंदिर जो है एकमात्र मंदिर नहीं होता था, उसको बहुत बारीकी से बनाया जाता था। ये इसका व्यंगम दृश्य है, मतलब कि बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा एरिया, करीब एक गांव बस जाए उतना बड़ा होता था। जब यहां से जब शुरू होते थे तो यहां से गेट होते थे, गेट के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ करके, और दो मंजिले ऊपर तो जाकर के सीढ़ियां होती थी, और फिर कई मंजिलें, एक जैसे नीचे, दूसरी, तीसरी,
फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, करीब। तो बात आप समझें। और फिर ऊपर ये लगाया जाता था जैसे कोई मुकुट होता है, ये भी बहुत बड़ा होता था। और इनकी गढ़त जो है इतनी बारीकी से की जाती थी दोस्तों, ये गोपुरम होते थे इतनी बारीकी से। इसलिए एक इतिहासकार हुए हैं इटली के, नाम है फर्ग्यूसन। उन्होंने कहा कि इन चोलों ने राक्षसों की भांति मंदिरों की कल्पना की। मतलब राक्षस जैसे होते हैं, बहुत विशाल का है, तो इन्होंने राक्षसों की भांति मंदिरों की कल्पना की कि विशाल मंदिर बनवाना है। अब जैसे एक मंदिर यहां से स्टार्ट करें मानसरोवर तक, एक ही मंदिर हो, इतना बड़ा प्रांगण हो, तो राक्षसों की भांति मंदिरों की कल्पना की। लेकिन आगे वो लिखता है, इन्होंने जौहरियों की भांति मंदिरों का निर्माण करवाया। कल्पना विशाल राक्षस की भांति, लेकिन घड़त जो है वो जैसे जौहरी होता है ना, सोना गढ़ने वाला, उसकी तरह से बारीक बारीक एक एक मनके को जैसे वो गढ़ करके बनाता है। तो ये इसका प्रसिद्ध कथन अक्सर आता है परीक्षाओं में कि चोलों ने राक्षसों की भांति मंदिरों की कल्पना की, परंतु इन मंदिरों का निर्माण जौहरियों की भांति करवाया। आप लोग देख सकते हैं एक एक जगह उसकी गढ़त का, इनकी छोटी छोटी चीजों में इतनी बारीकी से इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। आप लोग देख पा रहे हैं मंदिर के ऊपर कोई शिखर है क्या? नहीं है। इसलिए द्रविड़ शैली के मंदिर है। याद रखें, जिस द्रविड़ शैली को पल्लवों ने उत्पन्न किया था, द्रविड़ शैली का जन्म किसके समय हुआ? पल्लव काल में। वही द्रविड़ शैली चोल काल में अपने शिखर पर पहुंची, अपने शिखर पर, अपने स्वर्ण काल पर। और इस द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध मंदिर यही है, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। तो ये जो मंदिर है, कई मंजिला मंदिर है। इतनी मूर्तियां इनमें लगाई जाती थी दोस्तों, इतनी मूर्तियां लगाई जाती थी कि पूरा मंदिर जो है वो मूर्तिकला का खजाना होता था। और इसमें इतना आसान नहीं था, मंदिरों के अनेक भाग थे, बहुत सारे छुप गए हैं पीछे। ये बैठे हुए लोग भी मंदिर के भाग में बैठे हुए हैं। ये छाया आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मंदिर नहीं है। तो मंदिर बहुत गांव के क्षेत्र में, कई बातें समझनी है आपको। चोल काल में सब कुछ गांव में यदि कोई है तो मंदिर है, मंदिर ही। मंदिर नहीं तो गांव नहीं, गांव है मतलब मंदिर है तो आसपास गांव जरूर होगा। आधी भूमि गांव वालों के लिए खेती के लिए होती थी, आधी भूमि मंदिर की होती थी। ये नियम था। मंदिर के नाम पर भी भूमि होती थी। मंदिर में जो दान आता था उस पर किसी पुरोहित का नियंत्रण नहीं होता था, वो दान गांव वालों का समझा जाता था। राजा भी दान दिया करते थे, और उस दान से, मंदिर के दान से, मंदिर चलाने के लिए एक कमेटी होती थी, समिति। और वो समिति गांव की सड़कें बनवाती थी, गांव में पाठशालाएं, संस्कृत की पाठशालाएं बनवाते थे। तो मार्गों का निर्माण करना, पाठशालाओं को चलाना, ये मंदिर की जिम्मेदारी थी। चोल काल में मंदिरों में इतना चंदा आता था कि मंदिर के पास पूंजी इकट्ठी होती थी, क्योंकि एक समिति काम करती थी। अब जैसे मान लो मैंने बहुत सारा पैसा कमाया तो मैं मंदिर की कमेटी को दे दूंगा कि ये पैसा ले लो, मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, ठीक है दे दो। लिखित में मुझे वो दे देते थे कि भाई 1 लाख रुपए फलां डेट को जमा कराए, बदले में मुझे ब्याज दिया जाएगा, जब चाहूंगा पैसा वापस मिल जाएगा। गांव के किसी व्यक्ति को, मान लो कि किसी भी आप में से विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो जाएगा मंदिर की समिति से पैसा लेकर के आएगा और बदले में ब्याज देगा। जैसे मुझे वो मंदिर बैंक की तरह ब्याज कम देगा, 1 रुपए सैकड़ा, लेकिन आप जब लाओगे तो आपको 2 रुपए सैकड़े से वो ब्याज लिया जाएगा। यानी दक्षिण भारत में मंदिर
बैंकों का काम करते थे, ये खास बात है। मंदिर पैसे का लेन देन करते थे, यहां तक कि मंदिर बिजनेस करते थे। मंदिरों के पास जो धन होता था उसे सामान खरीदा जाता था और दूर ले जाकर के बेच दिया जाता था, और जो पैसा आता उसे मंदिर का निर्माण, कंस्ट्रक्शन, और ये काम मंदिर की एक समिति करती थी। उस समिति में जो लोग काम करते थे उनका गांव वाले चुनाव करते थे, वोट पड़ते थे। वोटिंग सिस्टम चोलू ने शुरू किया था। तो उसके लिए गांव वालों की एक शर्त होती थी कि जिसको वेद पढ़ना आता हो वही उन वोटों में खड़ा हो सकता था। जिसके पास अपना पक्का मकान हो, जिसके पास में 5 एकड़ जमीन हो खुद की, वही व्यक्ति खड़ा हो सकता था चुनाव में। फिर जो व्यक्ति खड़ा होता था वही मंदिर का मैनेजमेंट करता था, और वो 1 साल या 5 साल के लिए 2 तरह से चुनाव लड़ते थे। समितियां होती थी, उनको वेतन दिया जाता था, नकदी नहीं, जमीन के रूप में। तो दक्षिण भारत के मंदिरों को आप यूं मत समझो कि उत्तर भारत की तरह एक मंदिर था जी, छोटे से गए, बनवा दिया और घंटी बजाई, जय हो भगवान तेरी, ओके छुट्टी ना। दक्षिण भारत में चोल काल में मंदिर सब कुछ है। गांव के विकास की आधारशिला मंदिर है, व्यापार का केंद्र बिंदु मंदिर है। गांव वाले मंदिरों के बिना जी नहीं सकते थे। गांव की पंचायत मंदिर के प्रांगण में होगी, गांव का बाजार मंदिर में लगता था, क्योंकि मंदिर ही सामान लाता है, मंदिर ही गांव का सामान बेचता है। जैसे तुझे क्या चाहिए, नमक चाहिए, गुड़ चाहिए, तेल चाहिए, जो भी चाहिए वो सारा मंदिर बेचेगा। मंदिर जाना ही पड़ेगा। आप में से कोई नाम मैं तो मंदिर नहीं जाऊं, क्यों नहीं जाए, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा फिर। इसलिए दक्षिण भारत के जनजीवन में, यहां तक कि जब भयंकर बाढ़ तूफान कुछ भी आते थे तो ये लोग मंदिर में शरण लेते थे गांव वाले। इसलिए बिना मंदिरों की दक्षिण भारत की जीवन की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आपने मंदिर की हेडिंग डाल दी, तो मैं अब आपको कुछ बातें लिखाने जा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। चोल काल में चोल काल में मंदिर बैंकों की तरह कार्य करते थे। मंदिर बैंकों की तरह कार्य करते थे। बैंकों की तरह कार्य करते थे, व्यापार में भी भाग लेते थे। भाग लेते थे, आगे लिखेंगे। गांव में पाठशाला गांव में पाठशाला संचालन, मार्गों का निर्माण, पाठशाला का संचालन, मार्ग, रास्ते, राजमार्ग, सड़कें, रोड, तो मार्गों का निर्माण मंदिरों द्वारा करवाया जाता था। ओके, आगे लिखेंगे। चोल काल में चोल काल में पाषाण के विशाल मंदिर बनाए गए। चोल काल में पाषाण के विशाल मंदिर बनाए गए। ये मंदिर द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष माने जाते हैं।
द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष माने जाते हैं। फर्ग्यूसन ने कहा, फर्ग्यूसन ने कहा, चोलों ने दैत्यों की भांति मंदिरों की कल्पना की। जौहरियों की भांति निर्माण करवाया। चोलों ने दैत्यों की भांति मंदिरों की कल्पना की, जौहरियों की भांति निर्माण करवाया। ओके, अब मैं एक एक करके मंदिरों की हेडिंग डालूं, इससे पहले अपने एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि समय लगेगा अपने को इसमें, ठीक है? क्योंकि अलग अलग मंदिर पढ़ने हैं, गंग कोंड चोलपुरम का मंदिर भी पढ़ना है, तो मंदिर सारे पढ़ने हैं। और मंदिर कोई सामान्य चीज नहीं है, इनके मंदिरों में बड़ी खास चीजें, इसलिए विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है ना? तो दोस्तों, कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस उत्तरी भारत में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आया, जहां गुप्त काल में मंदिर निर्माण शुरू हुए, उस उत्तरी भारत का एक भी मंदिर जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, नहीं है। और जिस दक्षिण भारत में मंदिर बहुत बाद में पहुंचे, वहां के सारे मंदिर विश्व विरासत सूची में, चाहे पल्लव काल के सप्त पैगोडा भी बताया था मैंने आपको, चाहे चोल काल के हो, और जब चालुक्य बताऊंगा तो भी उनमें भी सारे मंदिर इतने यूनिक, इतने क्लासिक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको विश्व विरासत घोषित कर दिया, ठीक है?